नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी के एक बिंदु को लेकर, यानी कि बाल विकास के क्षेत्र को लेकर हम बात करेंगे। बाल विकास के क्षेत्र में देखिए, यह एक पृष्ठभूमि का निर्माण करेंगे हम पहले। तो ओवरऑल यदि ध्यान रखना है तो इसमें ध्यान रख लेंगे कि इसमें बालक के विकास के हर पक्ष को, हर पहलू को शामिल किया जाता है। यानी कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं शारीरिक विकास की, उसके मानसिक विकास की, दूसरी बात हर अवस्था में लेकर, यानी कि जब विभिन्न अवस्थाओं की बात करेंगे, जैसे हम कहें कि गर्भकालीन अवस्था से उसकी किशोरावस्था तक जितने भी प्रकार के जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चाहे हम यदि मानसिक स्तर पर बात करेंगे तो उसकी तर्क शक्ति में परिवर्तन देखने को मिलता हो, या उसके चिंतन के स्तर पर ये परिवर्तन देखने को मिलता हो, ये सारे बिंदुओं को इसमें समझा जाता है, पढ़ा जाता है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। बालक अधिगम कैसा कर रहा है, उसके अधिगम का स्तर कैसा है, उसकी बुद्धि का स्तर कैसा है, यदि शारीरिक विकास की बात आएगी तो उसकी लंबाई को लेकर, ये सारे बाल विकास के क्षेत्र होते हैं। बिंदु स्पष्ट है यहाँ तक का? यानी कि यदि हम एक बात यह कह दें कि एक तो इसमें आपको अवस्थाएं ध्यान रखनी है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं, जो गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक है। बिंदु स्पष्ट है? हम एक एक बिंदु पर कक्षा में बहुत विस्तार से बात करेंगे। आज का प्रयास रहेगा कि आपको एक ओवरऑल एक पृष्ठभूमि समझ में आ जाए कि इसमें चीजें है क्या, बात समझ पाए। यानी कि आप अभी केवल एक पृष्ठभूमि का निर्माण कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके स्वयं के मौलिक विचारों का विकास संभव हो पाएगा। तो एक तो ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो हम विभिन्न अवस्थाओं की बात करेंगे, विभिन्न अवस्थाएं, यानी कि हम ये कह दें कि गर्भकालीन से किशोरावस्था तक, यानी कि गर्भकालीन अवस्था से किशोरावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है, जो परिवर्तन होते हैं, जो विकास होते हैं, उनका अध्ययन करना इसमें शामिल होता है। बिंदु स्पष्ट आ गई? कौन सी अवस्था? गर्भकालीन अवस्था से और किशोरावस्था तक जो भी हम विभिन्न प्रकार का विकास देखते हैं, उन सब का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। बिंदु स्पष्ट है? एक बिंदु हम ये कह सकते हैं, एक तो हमने विभिन्न अवस्थाओं की बात कर ली, दूसरा हम कह सकते हैं विभिन्न पहलुओं का। हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत विभिन्न पहलुओं का अध्ययन भी किया जाता है। अब आप कहें कि इन विभिन्न पहलुओं में, यानी कि शारीरिक विकास से लेकर, शारीरिक विकास से हम कहें व्यक्तित्व विकास तक, शारीरिक विकास से व्यक्तित्व के विकास तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। ये भी बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत ही हम इसका अध्ययन करते हैं। तो दो बिंदु हुए अभी तक, एक तो विभिन्न अवस्थाओं को लेकर कि विभिन्न अवस्थाएं बाल विकास के अंतर्गत ही, जो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक, इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। दूसरी बात विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में है कि बाल विकास के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं, शारीरिक विकास से लेकर व्यक्तित्व विकास तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। बिंदु स्पष्ट हो गया? अब इसी में यदि बालक के विकास के क्रम में ही कोई असामान्यताएं दिखाई देती हैं या कोई विकृतियां दिखाई देती हैं, तो उनका अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो क्या कह सकते हैं? असामान्यताओं का, असामान्यताएं दिखाई देती हैं उनका भी, कोई किसी प्रकार की विकृतियां दिखाई देती हैं, उनका अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत ही किया जाता है। बिंदु स्पष्ट है? अभी हम केवल पृष्ठभूमि बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए केवल बिंदुवार तरीके से बात कर रहे हैं। कक्षा में इन पर विस्तार से बात होगी, तो एक एक बिंदु के अंदर जो चीजें नोट करने वाली हैं, जो लिखने वाली हैं, उनको हम लिख भी लेंगे। तो असामान्यताएं जो बालक के साथ में कोई दिखाई दे रही है जीवन विकास के क्रम में, वो विकृतियां दिखाई देती हैं, वो बात समझ पाए। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे इसमें क्या होगा कि जैसे हम जो मनोचिकित्सा की बात करते हैं,
हमने पहले भी जैसे बात की है, मनोविज्ञान को लेकर हमने पहले बात की है, उसको हम बहुत विस्तार से साथ साथ चलती रहेगी वो चीजें, यानी मनोविज्ञान वाली कुछ चीजें जो बालक के अधिगम में, बालक के विकास के क्रम में किस प्रकार से वो चीजें हो गई या उसका वातावरण हो गया, अब उसको प्रभावित करते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हम यानी यह कह सकते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एक बिंदु क्या कह सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यह भी कह सकते हैं। यानी कि जो हम मनोचिकित्सा देखते हैं वो मनोचिकित्सा बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान की ही देन है। बात समझ पा रहे हैं? मनोचिकित्सा जो हम बात करते हैं वो इसी की तो देन हो गई, वो बहुत विस्तार से उसको हम समझेंगे अलग। ठीक, एक बिंदु हम ये कह सकते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत ही ये जो विभिन्न मतलब बालकों की जो अंतःक्रियाएं होती हैं, जो इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि कक्षा में जो बालक है, जब कक्षागत बात होती है, कक्षा में जो बालक है उस बालक का अन्य बालकों के साथ में या उस विद्यार्थी का अन्य विद्यार्थियों के साथ में व्यवहार कैसा है। बात समझ गए? जब हम प्रारंभिक शिक्षा की अवस्था की बात करते हैं तो हम एक बिंदु को लेकर बात करेंगे, शेयरिंग एंड केयरिंग वाला बिंदु। बिंदु स्पष्ट है? तो वो कैसे समझ में आती हैं चीजें, यानी कि यही जो हम कक्षा में देखते हैं कि एक बालक का दूसरे बालक के साथ में क्या व्यवहार है, फिर एक बालक के व्यवहार में दूसरे बालकों के साथ होने वाले व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, कक्षागत गतिविधियों में उसकी क्रियाओं में क्या परिवर्तन आ रहा है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, जो चेंजेस आते हैं उन सब का अध्ययन हम करते हैं बाल विकास के अंतर्गत ही। बिंदु स्पष्ट हो गए यहां तक का? कुछ बिंदु इसमें हम ये कह सकते हैं कि बालकों की रुचियों को लेकर, बालकों की रुचियों का मतलब बाल विकास के अंतर्गत ही हम बालकों की रुचियों का अध्ययन करते हैं। रुचियों का अध्ययन करने से क्या होता है कि उनकी रुचियों का, उसको आप ये कह सकते हैं कि एक निर्देशन करना सरल हो जाता है, यानी कि बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षकों को यह सुविधा हो जाती है उसका निर्देशन करने में। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो इसका भी हमको अध्ययन करना है। एक बात हम ये कह सकते हैं, इसमें एक बिंदु हम ये कह सकते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत ही बालक के अधिगम को लेकर, अधिगम, बालक की जो कल्पना शक्ति है, जो बालक कल्पना करता है, या हम कह दें इसमें बालक का जो चिंतन है, बालक की जो तर्क शक्ति है, बालक की हम कहें जो स्मृति है, तो इस प्रकार की जो विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत ही किया जाता है। यानी कि इसको ध्यान रखना है कि बालक के अधिगम को लेकर, कि एक बालक अधिगम कर रहा है तो उसका अधिगम कैसा है, उसके सीखने की गति कैसी है, क्योंकि एक कक्षा में एक से अधिक विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थियों का एक समूह होगा, तो हर समूह की सीखने की गति अलग हो सकती है। इसको हम एक बार पुनः बात करेंगे जब हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को लेकर बात करते हैं, जब हम कक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर बात करते हैं कि कक्षा में जितने विद्यार्थी उपस्थित हैं सभी विद्यार्थियों का जो बौद्धिक स्तर है, बौद्धिक क्षमता है, वो एक समान नहीं होती है। बात समझ पाए? ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि एक आयु के बालक, एक ही कक्षा के बालक, एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ने वाले बालक एक ही गति से सीख पाए, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। किसी बालक के अधिगम की गति तीव्र होगी तो दूसरे की मंद हो सकती है। बात समझ पाए? तो बाल विकास के अंतर्गत ही इन पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है, इनका भी अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात, बालक की कल्पना शक्ति का अध्ययन किया जाता है। हर बालक की, आप पाएंगे कि हर बालक की कल्पना शक्ति भी अलग अलग है, इसके बारे में भी हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को पढ़ते समय बात करेंगे। तो उस बालक की जो कल्पना शक्ति की बात है, या जो रुचियों वाले बिंदु से हम इसको जोड़ेंगे कि बालक की जो रुचियां हैं उनके अनुसार शिक्षक को यह सहजता हो जाती है, सुविधा मिल जाती है कि वो बालक का जो शैक्षिक निर्देशन है वो किस प्रकार करे।
बात समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक की? बालक की कल्पना शक्ति से ही एक यह भी लाभ मिलता है कि शिक्षक के द्वारा उसका जो शैक्षिक निर्देशन है उसको करने में शिक्षक को सुविधा होती है। शिक्षक फिर बालक को उसकी रुचियों के अनुसार, वह जो कल्पना कर रहा है उसकी कल्पना शक्ति के अनुसार उसका निर्देशन कर पाते हैं। बिंदु स्पष्ट है? एक बिंदु है चिंतन को लेकर, यह भी हर बालक में अलग होता है। हम एक शिक्षा के 3 स्तर पढ़ेंगे, जिसमें एक होगा स्मृति स्तर, दूसरा होगा बोध स्तर या अवबोध स्तर भी पुस्तकों में लिखा मिलेगा, और तीसरा होता है चिंतन स्तर। बात समझ पाए? यानी कि जब स्मृति स्तर की बात आएगी तो वहां किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है? वहां बालक या जो विद्यार्थी है, प्रारंभिक शिक्षा के दौरान का जो विद्यार्थी है, वो चीजों को रटने पर, मस्तिष्क में सूचनाओं को बैठाने पर ध्यान देता है। बात समझ पा रहे हैं? दूसरा स्तर जो है बोध स्तर या अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है कि बालक को अवधारणाएं, चीजें समझाने पर बल दिया जाता है कि उसको जबरदस्ती चीजें मस्तिष्क में बैठानी नहीं है, बलपूर्वक बालक को रटाना नहीं है, बालक को चीजें समझानी है। उसको कहते हैं बोध स्तर या अवबोध स्तर। उसके बाद जो तीसरा स्तर है वो है चिंतन मनन का स्तर। यानी कि जब बालक जो चीजें उसने समझी हैं, जो सूचनाएं उसकी स्मृति में हैं, उसके मानस पटल पर अंकित हैं जो सूचनाएं, वो उन बिंदुओं को लेकर, जो चीजें उसने समझी हैं बोध स्तर पर, उन बिंदुओं को लेकर जब बालक स्वयं के मौलिक विचारों का विकास करता है। बात समझ पा रहे हैं? यह स्तर भी एक बालक से दूसरे बालक में अलग हो सकता है। बिंदु स्पष्ट है? तो यहां तीसरे स्तर पर क्या होता है, ध्यान रखना है कि बालक के स्वयं के मौलिक विचारों के विकास को प्रोत्साहित किया जाता है कि बालक के अपने खुद के, उसके स्वयं के जो मौलिक विचार हैं वो कैसे हैं। तो मौलिक विचार आएंगे कहां से? चिंतन मनन करने से। यानी कि जो बिंदु बालक ने समझा है, यदि बालक उन बिंदुओं पर चिंतन मनन कर रहा है तो सहज है कि बालक की कुछ जिज्ञासाएं जन्म लेंगी, बालक की कुछ शंकाएं जन्म लेंगी, बालक को कुछ कठिनाई आएगी अधिगम में, जहां से क्या होगा, जब वो उन शंकाओं को, यानी कि शंकाएं कैसे पैदा हुई, उसके मौलिक विचारों का विकास हुआ, और जैसे ही वो शंकाएं होंगी वो शिक्षक से अपनी शंकाओं का समाधान पाने का प्रयास करेगा, तो यहां से क्या होगा, बालक के बौद्धिक स्तर का भी विकास होगा। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? अगला बिंदु है तर्क का। ये इसके बाद वाली चीज आ जाती है कि जब बालक के मौलिक विचारों का विकास हो जाएगा तो वो किसी बिंदु के पक्ष में या विपक्ष में तर्क कर पाएगा। यानी कि जब बालक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कोई तर्क देने लगे, तो ये भी तर्क शक्ति भी या तर्क करने की क्षमता भी हर बालक में अलग हो सकती है। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? अंतिम बिंदु है स्मृति, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की। इसमें क्या ध्यान रखना है, यहां थोड़ा स्मृति को लेकर यह ध्यान रखना है कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी, जैसे आपने सुना होगा ना, शार्प मेमोरी है, एक बार जो पढ़ लिया उसको याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है। ये चीज आपने सुनी होंगी। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि बाल विकास के अंतर्गत जब बात करेंगे कि एक बालक की दूसरे बालक से उसकी जो स्मृति है वो भी अलग हो सकती है। एक बालक ऐसा हो सकता है जिसको तथ्यात्मक जानकारी या जो सूचनाएं हैं वो बहुत सहजता के साथ बहुत लंबे समय तक याद रह जाती है, जबकि दूसरा बालक ऐसा हो सकता है जिसको तथ्यात्मक जानकारियां कम याद रहती हैं, लेकिन यदि उसको शिक्षक कोई अवधारणा स्पष्ट करते हैं तो वो उस अवधारणा को आत्मसात कर लेता है एकदम, मतलब बहुत लंबे समय तक उसको चीजें याद रहेंगी। मैं बहुत सरल भाषा में कहूं तो आपने ये सुना होगा, जैसे विद्यार्थी कहते हैं कि मुझे फैक्चुअल चीजें कम याद रहती है लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं समझ लेता हूं आसानी से। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो ये जो हमने बात की, ये जो विभिन्न अवस्थाएं हैं या ये जो विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं हैं, इनका अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। बिंदु स्पष्ट हुआ? एक बिंदु ये याद रख लेंगे कि जो शारीरिक योग्यताएं हैं, शारीरिक और साथ साथ में मानसिक योग्यताएं,
शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन और मूल्यांकन भी बाल विकास के अंतर्गत ही किया जाता है। शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन और मूल्यांकन भी बाल विकास के अंतर्गत ही किया जाता है। ये भी बाल विकास के क्षेत्र में पढ़ते समय हम इसका भी अध्ययन करते हैं। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? ये बिंदु ध्यान रखेंगे। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाल विकास के अंतर्गत ही हम यह अध्ययन करते हैं कि बालक का उसके माता पिता के साथ में संबंध कैसा है। माता पिता या अभिभावक कह लीजिए। अभिभावक से संबंध, तो यहां दो संभावनाएं होती हैं। माता पिता या अभिभावक से बालक के संबंध या तो अच्छे होंगे या तो खराब होंगे। ठीक है, तो यहां इस बात का अध्ययन किया जाता है। जब प्रकरण अध्ययन करते हैं तो इन सारे बिंदुओं को लेकर बात की जाती है कि बालक का यदि उसके माता पिता से संबंध बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे संबंध हैं, तो आप पाएंगे कि जो माता पिता के गुण हैं उनको लेकर बालक आगे चल रहा होगा। आगे हम इसको मूल शक्तियों में लेकर, या जब हम बेसिक इंस्टिंक्ट वाली बात करेंगे, आनुवंशिकता वाली चीजें पढ़ेंगे, वहां हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे। आनुवंशिकता पढ़ते समय ये बिंदु फिर से आएंगे आपके सामने। तो यदि माता पिता के साथ में बालक के बहुत बेहतर संबंध हैं, तो आप पाएंगे कि जो माता पिता के गुण, जो उसके पूर्वजों के गुण उसको जन्म के साथ में प्राप्त हुए हैं, वो उनका आगे निरंतर विकास करता है, उनका और विकास होता है। बात समझ पा रहे हैं? किंतु यदि बालक के अपने अभिभावक या माता पिता के साथ में संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वे कुसमायोजित या अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वो माता पिता से बगावत करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? माता पिता की बात का उनका कहना ना मानना या उनका विरोध करना, बहुत अधिक गुस्सा दिखाना, किसी को चोट पहुंचा देना या स्वयं को चोट पहुंचा देना, ये प्रवृत्ति का विकास हो जाता है बालक में यदि माता पिता के साथ में बालक के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इन दोनों पहलुओं का अध्ययन भी बाल विकास के अंतर्गत ही किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रयास यह किया जाता है कि बालक के उसके माता पिता के साथ में संबंध अच्छे हों, यानी कि बाल विकास के अंतर्गत ही इस अध्ययन से ही माता पिता और बालकों के बीच में अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि यदि माता पिता के साथ में उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे तो ये आगे आप ये कह सकते हैं कुछ ऐसी गतिविधियों की एक श्रृंखला को जन्म दे देता है जिससे बालक का मानसिक विकास प्रतिकूल तरीके से प्रभावित होता है। बिंदु स्पष्ट है? तो बाल विकास के अंतर्गत हमें बहुत सारे बिंदुओं को लेकर बात करनी है। बाल विकास के बहुत सारे क्षेत्रों को लेकर चीजें बहुत विस्तार से पढ़नी है। ये हमने एक पृष्ठभूमि बनाने का प्रयास किया है कि यहां से चीजें आपको ये समझ में आ जाए कि हम किस दिशा में या किस प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं। बिंदु स्पष्ट है? तो मुझे उम्मीद है बाल विकास के क्षेत्र को लेकर जो कुछ बिंदुओं को लेकर हमने चर्चा की है, ये सारे बिंदु आपको स्पष्ट हुए होंगे। कुछ नई चीजें भी आपको सीखने को अवश्य ही मिली होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।